बहुत समय पहले की बात है। शिवी नाम के राज्य में संजय नाम के राजा का शासन था। वह बड़े ही दयालु थे। वह अपनी प्रजा से बहुत ही ज्यादा प्यार करते। महामंत्री जी, हमारे राज्य में सभी लोग खुश तो हैं ना? किसी को किसी प्रकार की चीज की कमी तो नहीं है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? भला आपके होते हुए आपके राज्य में कोई कैसे दुखी रह सकता है? तभी वहाँ एक सैनिक आता है और राजा जी से कहता है, महाराज, एक वृद्ध आदमी महल के दरवाजे पर खड़ा है और आपसे मिलना चाह रहा है। और जब मैंने कहा कि मुझे बता दो, मैं राजा जी से कह दूंगा, तो कहता है कि नहीं, मुझे राजा जी से ही काम है, मैं उन्हें ही बताऊंगा। अच्छा ठीक है, हम स्वयं चलते हैं उनके पास, क्या पता कोई जरूरी काम हो। इतना कहकर वह लोग महल के दरवाजे के पास जाने के लिए चल देते हैं और वहाँ राजकुमार वे संतर उस बूढ़े व्यक्ति के पास आते हैं और उनसे कहते हैं, बाबा, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? अंदर आ जाइए और मैं आपको पानी लाकर देता हूँ। इतना कहकर राजकुमार अपने साथ उस बूढ़े व्यक्ति को भी अंदर ले आते हैं और बाग में बूढ़े व्यक्ति को छोड़कर पानी लेने के लिए चले जाते हैं और थोड़ी ही देर में पानी ले आते हैं। बूढ़ा व्यक्ति पानी पीने लगता है और कहता है, राजकुमार, आप अपने पिता की तरह ही बहुत दयालु और परोपकारी हैं। आप आगे चलकर हमारे बहुत ही प्रिय राजा बनेंगे। यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? यह सब तो करना मेरा कर्तव्य है। और हाँ, कौन राजा है और कौन राजकुमार, इन सब से ऊपर इंसानियत है। इंसान को अपनी इंसानियत हमेशा ही याद रखनी चाहिए। अच्छा बताइए, आप यहाँ क्यों आए हैं? राजकुमार जी, मैं बूढ़ा व्यक्ति हूँ। मेरी बहू और बेटी की बहुत समय पहले ही एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। तो उनकी एक बेटी है, अब वो बड़ी हो गई है, उसकी शादी करानी है। अब उसकी शादी के लिए पैसों की ज़रूरत है। उसी के लिए राजा जी से मदद मांगने के लिए आया था। इतना सुनकर राजकुमार अपने गले से सोने की चेन निकाल देते हैं और बूढ़े व्यक्ति को देते हुए कहते हैं, ये लीजिए बाबा, मैं और अपने सोने के आभूषण लाता हूँ। फिर आप अच्छे से और धूमधाम से अपनी नातिन की शादी करा सकोगे। यह सब वहाँ दूर खड़े राजा जी और महामंत्री जी देख रहे थे और वह दोनों राजकुमार के पास आते हैं और राजा जी राजकुमार वे संतर से कहते हैं, बेटा, तुम सच में एक राजा बनने के योग्य हो। आज तुमने ये साबित कर दिया कि तुम मेरे बेटे हो। जी महाराज, सही कहा आपने। वैसे भी पुत्र भी तो आपका ही है ना। जैसे आप परोपकारी और दयालु स्वभाव के हैं, वैसे ही राजकुमार बेसंतर दयालु और परोपकारी स्वभाव के हैं। हाँ महामंत्री जी, और सुनिए, इन बूढ़े बाबा की नातिन की शादी की सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। आप इनके यहाँ सारी चीजें भिजवा दीजिए, इन्हें कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, आप हमारे पालन करता है। अगर आज आप मेरी मदद नहीं करते तो मैं अपनी नातिन की शादी नहीं कर पाता। आप चिंता मत कीजिए, जब तक मैं जिंदा हूँ मेरी प्रजा कभी भी किसी भी दुख को नहीं सहेगी। आप निश्चिंत होकर अपने घर जाइए, आपकी नातिन की शादी की सारी तैयारी हो जाएगी। वहाँ से सभी लोग चले जाते हैं और इसी तरह समय बीतता गया और कुछ सालों के बाद राजकुमार बेसंतर भी बड़े हो जाते हैं। उनके पिता राजा शिवी अपनी पत्नी से बातें करते हैं, रानी जी, हमारा बेटा बड़ा हो गया और हमें पता भी नहीं चला। हाँ महाराज, आप सही कह रहे हैं। अब मुझे लगता है कि हमें अपने बेटे को राजा बना देना चाहिए। और वैसे भी इस उम्र में मुझे राम नाम का जाप करना चाहिए। लेकिन क्या महाराज,
कोई समस्या है क्या, या फिर हमारा बेटा राजा नहीं बन सकता क्या? वो बात नहीं है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या वह राजा बनने के बाद खुद से पहले अपनी प्रजा के बारे में सोचेगा या नहीं, क्योंकि ये एक सच्चा राजा वही है जो खुद से पहले अपनी प्रजा की भलाई के लिए सोचता है, क्योंकि जब राजा बनते हैं तो सारी प्रजा उसके पुत्र पुत्री के समान हो जाती है। तो क्या समस्या है उसी राजा बनाने में? क्या आपको हमारी परवरिश पर विश्वास नहीं है? मैंने ऐसा कब कहा रानी जी? मैं तो बस राजा बनाने से पहले एक बार विश्वास करना चाहता हूँ कि मेरा बेटा मेरी तरह ही राजगद्दी संभालेगा, क्योंकि बहुत से लोग राजगद्दी पाते ही अपनी मनमानी करने लगते हैं। दोनों लोग इस विषय पर चर्चा ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ महामंत्री जी आ जाते हैं और कहते हैं, जी महाराज, आपने मुझे बुलाया था, कोई जरूरी काम है क्या? अगर कोई जरूरी काम नहीं है तो मैं बाद में आता हूँ। जब तक आप और महारानी जी बातें कर लीजिए, मैं बाहर आपकी प्रतीक्षा करूँगा। नहीं नहीं महामंत्री जी, आप कहीं मत जाइए। मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि मैं अपने बेटे को राजा बनाने की सोच रहा हूँ। ये तो अच्छी बात है महाराज, इससे ज्यादा खुशी की और क्या बात हो सकती है। लेकिन मैं यह तय नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं राजकुमार बेसंतर को राजा बनाऊं या नहीं, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है कि लोग राजा बनने के बाद बदल जाते हैं। वह अपने मन माने ढंग से काम करने लगते हैं। वह यह भी नहीं देखते हैं कि यह निर्णय उनकी प्रजा के लिए सही भी है या नहीं। अब तुम ही कोई रास्ता बताओ। हाँ महाराज, एक रास्ता है जिससे पता लग जाएगा कि राजकुमार राजा बनने योग्य हैं या नहीं। इतना कहकर महामंत्री जी अपने आगे की योजना राजा जी को बताने लगते हैं। और अगली सुबह राजा जी प्रतिदिन की तरह अपने दरबार में बैठे थे। तभी वहाँ सैनिक और एक साधु जी आए। साधु जी बहुत क्रोध में थे। सैनिक, क्या हुआ? साधु जी इतने क्रोध में क्यों हैं? तुमने कुछ किया है क्या? महाराज, साधु जी महल के दरवाजे पर आए और आपसे मिलने की जिद करने लगे। जब मैंने उन्हें रोका और उनसे कहा कि आप यहीं रुकिए, मैं अंदर जाकर राजा जी को यह सूचित करके आता हूँ, इतने समय में ही साधु जी गुस्सा हो गए कि तुमने मुझे कैसे रोका। अच्छा ठीक है सैनिक, तुम जाओ यहाँ से। साधु जी, मैं अपने सैनिक की गलती की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? कोई सेवा मेवा नहीं है, तुम्हारे सैनिक ने मेरा घोर अपमान किया है। मैं तुम्हारे राज्य को अपने श्राप से खत्म कर दूंगा। साधु जी, ऐसा मत कीजिए। मेरे राज्य के सभी लोग एक सैनिक की गलती की वजह से मारे जाएंगे। आपको जो भी चाहिए मुझे बताइए, मैं अपने प्राण निछावर करके भी आपकी इच्छा पूरी करूंगा। ठीक है, मैं एक ही शर्त पर तुम्हारे राज्य को छोड़ सकता हूँ, अगर तुम मुझे 1 बोरा गेहूं का दान करोगे। साधु जी, आप 1 बोरा नहीं बल्कि 100 बोरा दान में ले लीजिए। महाराज, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। मैं वही 1 बोरा गेहूं लूंगा जो तुम्हारा बेटा बेसांतर उगाएगा। यह आप कैसी बातें कर रहे हैं साधु जी? मेरा बेटा कैसे उगा पाएगा? उसने तो कभी खेत में पैर भी नहीं रखा। तभी वहाँ बेसंतर उठता है और राजा जी से कहता है, महाराज, अगर मेरे गेहूं उगाने से ये पूरे राज्य के लोगों की जान बच सकती है तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, लेकिन यहाँ तो 1 बोरे गेहूं की बात है, मैं अवश्य ही उगाऊंगा। राजकुमार, एक घुड़सवारी जितना आसान नहीं है, इसमें खुद ही सब करना होगा, तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करेगा। जी साधु जी, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। ठीक है, मैं आज से ठीक 6 महीने बाद आऊँगा, तब तुम गेहूं उगा लेना, तभी मैं आकर अपना दान ले जाऊँगा। जी साधु जी, आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। इतना कहकर साधु जी वहाँ से चले जाते। बेटा, तुमने हाँ तो कर दी, लेकिन
गेहूं उगाना इतना भी आसान काम नहीं है। अगर तुमने गेहूं नहीं उगा पाया तो यह साधु जी हम लोगों को श्राप दे देंगे। ऐसा नहीं हुआ पिताजी, अब आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। ठीक है बेटा, अब तुम्हारी ही हाथों में इस राज्य का भविष्य है। सैनिकों, राजकुमार के लिए एक खेत, हल इत्यादि जो भी सामान खेती करने में काम आता है, वह सभी सामान इन्हें उपलब्ध करा दिया जाए। इतना सुनकर राजकुमार वेशंतर अपने काम के लिए चले जाते हैं और खेत पर जाकर वह सबसे पहले खेत को शीश झुकाते हैं और कहते हैं, हे भूमि देव, आज मुझे अपने राज्य को बचाना है, इसलिए मैं आपसे। और राजकुमार अपने साथ एक बोरा फसल लेकर राजमहल में आ जाते हैं। तभी वहाँ वही साधु आ जाते हैं। महाराज, मैंने दिन रात मेहनत करके यह फसल उगाई है, अब आप ये एक बोरा गेहूं साधु जी को दान कर दीजिए, जिससे हमारे लोग तथा हमारी प्रजा सुरक्षित रहे, क्योंकि एक सच्चे राजा के लिए उनकी प्रजा ही प्रथम स्थान रखती है। वाह बेटा वाह, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम एक सच्चे राजा बनने के योग्य हो, और आज तुमने ये भी साबित कर दिया कि तुम बहुत दयालु और परोपकारी भी हो। जी महाराज, सही कहा आपने। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि राजकुमार एक सच्चे दिल वाले इंसान है। हाँ महामंत्री जी, आप सही थे। महामंत्री जी, यह आप हो क्या? साधु जी अपनी दाढ़ी मूछ हटा लेते हैं और महामंत्री जी होते हैं। बेटा, मैं तुम्हें राजा बनाना चाहता था, इसलिए मैं यह निश्चित करना चाह रहा था कि तुम एक सच्चे और दयालु स्वभाव के राजा बन सकोगे या नहीं। इसलिए मैंने महामंत्री जी से यह सलाह ली, तभी उन्होंने मुझे यही योजना बताई, और तुम बेटा इस परीक्षा में सफल तरीके से पास हुए। मैं तुम्हें राजा बनाना चाहता हूँ। जी महाराज, वैसे भी मैं आपका ही बेटा हूँ और हमारे परिवार में सभी लोग दयालु और परोपकारी हुए हैं, तो मैं कैसे दयालु स्वभाव का नहीं होता। सही ही कहा गया है कि जितना बड़ा पद मिलता है उस व्यक्ति के ऊपर उतनी ही बड़ी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। क्या वह उन जिम्मेदारियों को सही तरह से संभाल सकेगा, यह जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर वह नहीं संभाल सका तो आगे चलकर बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारी नई कहानी के साथ।